आज हमारे सामने एक बहुत ही अलग तरह का दस्तावेज है। हाँ। एक कंपनी के इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट ग्रुप यानी ईएमपीजी का केमिकल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड। अब कॉर्पोरेट ईएचएस मतलब पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा का दस्तावेज, ये सुनने में ही थोड़ा सूखा और उबाऊ लगता है ना। बिल्कुल, पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है। लेकिन आज हम इसमें छिपी उन बातों को जानेंगे जो दिखाती हैं कि कैसे एक बड़ी संस्था अपने कर्मचारियों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक बेहद स्मार्ट सिस्टम बनाती है। चलिए जरा खोद कर देखते हैं कि इसमें क्या खास है। बिल्कुल, पहली नजर में ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट लगती है, लेकिन असल में ये एक ब्लूप्रिंट है। ये दिखाता है कि सुरक्षा सिर्फ एक पोस्टर या एक नारा नहीं है, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है। अच्छा। इसका मकसद साफ है। केमिकल्स के स्टोरेज, इस्तेमाल और निपटान से जुड़े जो भी खतरे हैं, उनको नियंत्रित करना, ताकि कोई दुर्घटना न हो। हाँ, और कानूनी नियमों का भी पालन हो। और ये ईएमजे के सभी प्रोजेक्ट साइट्स पर लागू होता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस पूरे जहाज का कप्तान कौन है, मतलब इस सिस्टम को चलाने की जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि दस्तावेज में जिम्मेदारियों की एक बहुत बहुत लंबी सूची है। और यहीं पर ये दिलचस्प हो जाता है। कोई एक कप्तान नहीं है, अच्छा। बल्कि हर किसी की अपनी भूमिका है, एक पिरामिड की तरह। सबसे नीचे नींव में है कामगार, वर्कमैन। ठीक है। इनकी जिम्मेदारी है ट्रेनिंग में भाग लेना और जो निर्देश दिए गए हैं, जैसे एसयूआई या एमएसडीएस, सिर्फ उन्हीं के अनुसार केमिकल्स का इस्तेमाल और भंडारण करना। मतलब सुरक्षा की पहली और सबसे अहम कड़ी वही है जो सीधे केमिकल के संपर्क में आते हैं। एकदम सही। उनके ठीक ऊपर आते हैं साइट इंचार्ज, इंजीनियर और सुपरवाइजर। ये लोग सिर्फ काम नहीं करवाते, बल्कि खतरों की पहचान करते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं और सुरक्षा उपायों को लागू करवाते हैं। अच्छा, तो ये लोग एक तरह से मिडिल मैनेजमेंट हो गए सुरक्षा के मामले में। ये थ्योरी यानी ईएचएस के नियम और प्रैक्टिस यानी वर्कर का काम के बीच का पुल है। क्या खूब कहा। बिल्कुल, ये वही पुल है। और उस पुल को मजबूत करने का काम करते हैं ईएचएस प्रतिनिधि। ओके। इनका काम बहुत महत्वपूर्ण है। ये मास्टर केमिकल लिस्ट को अपडेट करते हैं, सेफ यूज इंस्ट्रक्शन यानी एसयूआई तैयार करते हैं और ट्रेनिंग को वैलिडेट भी करते हैं। ये एक तरह से इस पूरे सिस्टम के ज्ञान के संरक्षक हैं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक पूरी सेना है। लेकिन क्या असलियत में इतने सारे स्तरों की वजह से काम धीमा नहीं हो जाता, या फिर जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने का खतरा नहीं बढ़ जाता कि ये तो ईएचएस वाले का काम था? ये एक बहुत वाजिब सवाल है और इसी समस्या से बचने के लिए सबसे ऊपर की दो परतें बनाई गई हैं। कौन सी? प्रोजेक्ट मैनेजर और डायरेक्टर, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि सिस्टम सिर्फ कागज पर न रहे, बल्कि लागू हो और उसके लिए जरूरी संसाधन भी मिले। और फिर आते हैं सबसे अनोखे किरदार, चैंपियंस। चैंपियंस। ये कौन है? ये तो किसी स्पोर्ट्स टीम जैसा नाम लग रहा है। हाँ, और इनका काम भी कुछ वैसा ही है। ये पुलिस वाले नहीं है जो गलतियां पकड़े। तो फिर इनका काम है इस स्टैंडर्ड को लागू करने में मदद करना, साल में एक बार इसका मूल्यांकन करना और ये पहचानना कि प्रक्रिया को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। ये सिस्टम के कोच हैं। कोच? हाँ, जो टीम को बेहतर खेलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये जिम्मेदारी को बांटता नहीं, बल्कि हर स्तर पर उसे मजबूत करता है। समझ गया। मतलब ये पारंपरिक ऑडिटिंग से अलग है, जहां कोई बाहर से आकर सिर्फ गलतियां निकालता है। यहां सिस्टम खुद को अंदर से सुधार रहा है। अब इसमें दो शब्द बार बार आ रहे हैं, एमएसडीएस और एसयूआई। चलिए इन्हें समझते हैं। यहीं पर इस दस्तावेज की असली बुद्धिमानी दिखती है, कैसे जटिल जानकारी को सरल बनाया जाता है। एमएसडीएस यानी मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, ये केमिकल बनाने वाली कंपनी की तरफ से आता है। ये एक लंबा तकनीकी कानूनी दस्तावेज होता है। मैंने देखा एक बार। वो तो एक तरह की केमिकल की जन्म कुंडली होती है, जिसमें सब कुछ लिखा होता है। वैज्ञानिक नाम, पिघलने का तापमान, आग लगने पर क्या करें, आंखों में चला जाए तो क्या करें। बिल्कुल सही, जन्म कुंडली। लेकिन अब आप सोचिए, एक वर्कर जिसे जल्दी में काम करना है, जिसके ऊपर प्रोडक्शन का दबाव है, क्या वो हर बार 10-15 पन्नों का तकनीकी दस्तावेज पढ़ेगा? नहीं, असलियत में तो नहीं। बिल्कुल नहीं। सिस्टम बनाने वाले ये जानते हैं। यहीं पर एसयूआई यानी सेफ यूज इंस्ट्रक्शन काम आता है। एक मिनट, तो एसयूआई इसलिए बनाया गया क्योंकि सिस्टम ये मान पर चलता है कि इंसान दबाव में हमेशा आदर्श तरीके से व्यवहार नहीं करेगा। ये तो बहुत गहरी बात है। आपने नस पकड़ ली। यही है ह्यूमन सेंट्रिक डिजाइन। एसयूआई उसी एमएसडीएस से सारी जरूरी जानकारी लेकर बनाया गया एक पेज का सरल दस्तावेज है। सिर्फ एक पेज का? हाँ,
इसमें तस्वीरों और आसान भाषा का इस्तेमाल होता है। सिर्फ वो बातें जो उस वर्कर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। स्वास्थ्य को क्या खतरा है, कौन सी पीपीई पहनने हैं और अगर कुछ फैल जाए तो क्या करना है। ये MSDS का यूजर फ्रेंडली संस्करण है। वाह, मतलब एक विस्तृत तकनीकी गाइड और एक आसान प्रैक्टिकल गाइड। ये सिस्टम इंसान की गलती की गुंजाइश को मानकर चलता है। ये सुरक्षा को इंसान के व्यवहार के इर्द गिर्द डिजाइन करना है, न कि इंसान को नियमों के हिसाब से बदलने की उम्मीद करना। बिल्कुल। तो अब हमारे पास एक पूरी सेना है, वर्कर्स से लेकर चैंपियंस तक, और उनके पास MSDS और SUI जैसे हथियार भी हैं। तो फिर असल लड़ाई के मैदान में, यानी जब केमिकल साइट पर आता है, तब ये सिस्टम काम कैसे करता है? उसकी पहली कड़ी क्या है? पहली कड़ी है गेट कीपिंग। कोई भी नया केमिकल साइट पर बिना EHS विभाग की अनुमति के नहीं आ सकता। अच्छा। जो भी डिपार्टमेंट उसे इस्तेमाल करना चाहता है, उसे पहले उसका MSDS EHS विभाग को जमा करना होता है। ये पहला चेक पॉइंट है। मतलब बिना पहचान पत्र के एंट्री नहीं है। सही कहा। फिर EHS विभाग उस MSDS के आधार पर एक SUI तैयार करता है। इसके बाद EHS प्रतिनिधि हर महीने सभी केमिकल्स की एक मास्टर लिस्ट बनाकर सबसे साझा करता है। इससे सबको पता रहता है कि साइट पे कौन कौन से केमिकल्स मौजूद हैं। हाँ, और उनके खतरे क्या हैं। अब आते हैं स्टोरेज पर, जहाँ छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा फर्क पैदा करती हैं। हाँ, मैंने इस पे कुछ नियम पढ़े जो मुझे बहुत दिलचस्प लगे, जैसे कि केमिकल स्टोरेज एरिया में फ्लेम प्रूफ इलेक्ट्रिक फिटिंग का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये एक छोटी सी डिटेल है, लेकिन आग के खतरे को बहुत कम कर देती है। और एक और नियम है जो बहुत ही व्यवहारिक है। कौन सा? किसी भी प्रकार की पीने के पानी की बोतलों में केमिकल स्टोर ना करें। हाँ। ये सुनने में बहुत सामान्य लगता है, लेकिन सोचिए, एक वर्कर ने एसिड को एक पुरानी पानी की बोतल में डाला ओके। और लेबल लगाना भूल गया। 10 मिनट बाद उसका कोई साथी प्यासा आता है। ओह। बस इसी एक पल को रोकने के लिए ये पूरा नियम बना है। दिल दहला देने वाली बात है। ये छोटे छोटे नियम असल में हादसों और उनके बीच की पतली दीवान है। दस्तावेज में केमिकल कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स का भी जिक्र है। ये क्या चीज है? ये मैट्रिक्स जिंदगी बचाता है। ये एक चार्ट की तरह होता है जो बताता है कि कौन से केमिकल पक्के दोस्त हैं और कौन से जान के दुश्मन। अच्छा, मतलब कौन से केमिकल्स एक साथ नहीं रखे जा सकते? हाँ, सोचिए, आपने ब्लीच के बगल में अमोनिया वाला कोई क्लीनर रख दिया। अगर ये दोनों लीक होकर मिल गए तो जहरीली क्लोरामाइन गैस बनेगी जो जानलेवा हो सकती है। बाप रे। ये मैट्रिक्स बस यही बताता है कि एसिड को बेस से दूर रखो, ऑक्सीडाइजर को ज्वलनशील पदार्थों से अलग रखो। तो ये सिर्फ चीजों को करीने से रखना नहीं है, ये असल में अदृश्य खतरों को एक दूसरे से दूर रखना है। और जब कोई वर्कर बड़े ड्रम से केमिकल को छोटी बोतल में निकालता है, उसके लिए भी नियम है। हाँ, उसे सेकेंडरी कंटेनर कहते हैं, और ये एक बहुत बड़ी चूक की जगह है। नियम ये है कि उस छोटी बोतल पर भी ठीक से लेबल लगाना जरूरी है, जिसमें केमिकल का नाम और खतरे का निशान हो। बिल्कुल। यहाँ तक कि खाली कंटेनरों और कचरे के निपटान के लिए भी सख्त नियम है, ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान न हो। ठीक है, तो सिस्टम बना दिया, नियम तय कर दिए, ये सब कागज पर बहुत प्रभावशाली लग रहा है, लेकिन असल में ये काम कर रहा है या नहीं, ये कैसे पता चलता है? क्योंकि नियम बनाना एक बात है और उनका पालन करवाना बिल्कुल दूसरी। आपने फिर से सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, और इसका जवाब इस सिस्टम को आधुनिक बनाता है। डेटा। हाँ, लेकिन डेटा से पहले ट्रेनिंग। जो कर्मचारी केमिकल संभालते हैं, उन्हें हर 6 महीने में MSDS और SUI पर ट्रेनिंग दी जाती है, और सुपरवाइजर्स को साल में एक बार। ज्ञान को लगातार ताज़ा किया जाता है। और फिर डेटा वाला हिस्सा आता है। हाँ, मॉनिटरिंग और मेजरमेंट। यहाँ पर सिस्टम सिर्फ विश्वास पर नहीं चलता, वो खुद को मापता है। वे कुछ प्रमुख प्रदर्शन संकेतों को, मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को ट्रैक करते हैं। जैसे कि हर महीने ये देखा जाता है कि प्रोजेक्ट पर कुल कितने केमिकल इस्तेमाल हुए, कितने केमिकल्स बिना जरूरी दस्तावेजों यानी MSDS या SUI के इस्तेमाल किए गए। अच्छा। कितनों पर लेबलिंग सही नहीं थी और कितने कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई। तो ये सिर्फ गिनती नहीं है, ये एक तरह से सिस्टम की सेहत का ब्लड टेस्ट है। अगर अचानक से बिना SUI वाले केमिकल्स की संख्या बढ़ जाए तो ये एक चेतावनी है। बिल्कुल, ये एक चेतावनी है कि कहीं कोई प्रोसेस टूट रहा है या किसी को अतिरिक्त ट्रेनिंग की जरूरत है। मतलब ये रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव सुरक्षा है। एकदम सही। ये आंकड़े आपको समस्या होने से पहले ही चेतावनी दे देते हैं।
ये आपको बताते हैं कि कहाँ ध्यान देने की जरूरत है, और इन सभी चीजों का रिकॉर्ड रखा जाता है। और वो चैंपियंस वाली बात? हाँ, जैसा हमने पहले बात की थी, चैंपियंस और EHS लीडर्स साल में एक बार सेल्फ असेसमेंट भी करते हैं ताकि पता चले कि सिस्टम कितना प्रभावी है। और क्या ये स्टैंडर्ड हमेशा के लिए एक जैसा ही रहता है या समय के साथ बदलता है? नहीं, और यही इसकी एक और खूबी है। इस पूरे स्टैंडर्ड की समीक्षा हर 3 साल में की जाती है। हर 3 साल में? हाँ, ताकि ये समय के साथ और नई टेक्नोलॉजी या नियमों के हिसाब से प्रासंगिक बना रहे। ये एक जीवित दस्तावेज है, पत्थर की लकीर नहीं। ये लगातार सीखता और बेहतर होता रहता है। तो इस कॉर्पोरेट दस्तावेज की गहराई में जाकर जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये नहीं है कि नियम जरूरी हैं, ये तो हम सब जानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक अच्छा सिस्टम इंसान की कमजोरियों और गलतियों की गुंजाइश को मानकर चलता है। ये सिर्फ नियम नहीं बनाता, बल्कि उन नियमों का पालन आसान बनाता है और फिर डेटा का इस्तेमाल करके लगातार खुद को बेहतर करता है। एकदम सही। ये सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है, बल्कि एक पूरी कार्य संस्कृति बनाने का खाका है। और इसी दस्तावेज में एक दिलचस्प बात यह है कि ये नियम कुछ चीजों पर लागू नहीं होते। किन चीजों पर? जैसे कार्यस्थल पर कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए भोजन, दवाएं या सौंदर्य प्रसाधन। ये एक विचारणीय प्रश्न उठाता है। क्या हमारे अपने घरों में मौजूद कई वस्तुएं, जैसे टॉयलेट क्लीनर, पेंट या कीटनाशक, भी एक तरह के केमिकल्स ही हैं? हाँ, ये तो है। जिस सावधानी और व्यवस्था से एक औद्योगिक स्थल पर केमिकल्स को संभाला जाता है, क्या हम व्यक्तिगत जीवन में उन सिद्धांतों से कुछ सीख सकते हैं? हम में से कितने लोग घर में ब्लीच और एसिड वाले क्लीनर एक ही कैबिनेट में रखते हैं, बिना ये सोचे कि अगर दोनों लीक हो गए तो क्या होगा? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। शायद हर घर में एक छोटा सेफ यूज इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, कम से कम दिमाग में तो जरूर।